ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 12 होगा और आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उन पर बेस्ड एमसीक्यू। तो पहली करंट अफेयर हमारी कृष्णा से रिलेटेड है। देखिए ये एक मिशन है और इस मिशन को इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो इसका नाम पता होना चाहिए आपको, कृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन। तो आपसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, वो सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ज्यादातर तो चांस यही है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया किसके साथ मिलकर ये जो है मिशन तैयार कर रहा है। तो इंडिया और फ्रांस मिलकर। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस मिशन का क्या पर्पस है। देखिए ये जो मिशन है ये अर्थ का टेम्परेचर मेजर करेगा, जो अर्थ की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर मेजर करेगा, प्लस और जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है पूरे वर्ल्ड में कि ठीक है कि यहाँ पर कितना पानी कंज्यूम हो रहा है, उसका मैनेजमेंट क्या है, तो उसके बारे में पानी और सरफेस टेम्परेचर के बारे में ये पता करेगा मिशन। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं, देखिए ये स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर इस बार काफी चर्चा में रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन बना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाली है जितनी भी पॉसिबल हो सके। वैसे तो पॉलिटी का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी मैंने इसको करंट अफेयर में डाल दिया यहाँ पर। तो सबसे पहला एक तो क्वेश्चन यही बनता है, काफी अलग अलग पीसीएस अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के आजाद होने के बाद पहले स्पीकर कौन थे। तो ठीक है, फर्स्ट स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पहले जो स्पीकर थे वो जेबी मावलंकर बोला जाता है। इनका था ना गणेश वसुदेव मावलंकर। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये बताइए कि इंडिया की पहली वीमेन जिसने जिसको पहली बार लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है, तो मीरा कुमार इनका नाम था। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये 15वें नंबर की थी। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि ये बताए कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर अब तो लोकसभा उसका नाम बताएं आपको। तो बलराम जाकर इनका नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 साल 329 दिन इन्होंने जो है सर्व किया है लोकसभा का एज ए स्पीकर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो करंट लोक 18वें नंबर की लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन ये जो स्पीकर होते हैं, वैसे इसकी क्वालिटी में हम डिटेल से कवर करेंगे, बस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, स्पीकर को जब नई लोकसभा बनती है तो स्पीकर को उसी टाइम रिजाइन करना पड़ता है, उससे पहले पहले क्यों। और जो नए मेंबर आए इलेक्ट होकर उनको इनकी जो ओथ है उनको कौन एडमिनिस्टर कराता है, वो प्रोटेम स्पीकर। तो इनकी प्राइमरी ड्यूटी यही होती है कि उनको जो है ओथ एडमिनिस्टर कराए जो नए एमपी और जो नई लोकसभा है उसके जो एमपी मिलकर। तो इनको 2 या 1 दिन के लिए, मतलब ज्यादा लंबा इनका जो टेन्योर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म का टेन्योर होता है, कुछ टेम्परेरी होता है। और इनको जो प्रोटेम स्पीकर इनको कौन ओथ दिलवाता है, देखिए इनको जो ओथ दिलवाते हैं वो प्राइम प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, वही इनको अपॉइंट करते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे ही ये सबकी ओथ एडमिनिस्टर करा देंगे, सबको ओथ दिलवा देंगे सभी एमपी को, तो उनमें से फिर इलेक्शन होते हैं स्पीकर के लिए। और फिर स्पीकर का इलेक्शन जैसे होएगा तो फिर जैसे ही नया स्पीकर बन जाएगा तो इनकी जो पोस्ट है इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये इस बार के जो प्रोटेम स्पीकर थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बार के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनकी फोटो डाली हुई है। तो इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत रुहारी महताब, तो इनका नाम यही है। तो इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये जो है आप जिनकी फोटो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक फिल्म को शूट करते हैं। किस टाइप की फिल्म बनाते हैं ये, देखिए ये जो है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन उसकी मूवी बनाते हैं। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी नहीं शूट करते। तो इन्हीं को मिला है। इसका नाम आपको इनका पता नहीं है, सुबैया नल्ला मुथु। तो इनका नाम है ये। तो बहुत मतलब साउथ इंडिया के ही हैं, तो नाम इनका ऐसा ही होता है। तो इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो साउथ कोरिया है वो
आपसे क्वेश्चन वैसे तो कम ही चांस है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी साउथ मतलब एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी स्पेस एजेंसी बनाई है, तो उसका नाम है वो साउथ कोरिया है। तो इन्होंने अपनी जो स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च किया है, कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम है कासा, नाम इसका है बस। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आयोग बहुत ही बाल की खाल में से क्वेश्चन निकाल लेता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर दूसरी करंट अफेयर है कि जो वर्ल्ड की पहली ऐसी बाइक जो सीएनजी से चलेगी, वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है। तो आपसे कंपनी का नाम पूछा जाता है, बजाज फ्रीडम 125। ये बजाज की एक सीएनजी पे चलने वाली बाइक है, वर्ल्ड की पहली ऐसी बाइक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है, इसका नाम कुछ भी पूछा जा सकता है। दो तीन चीजें तो बनती हैं यहाँ पर, किसने लॉन्च की है, क्या नाम है। अब बात करते हैं ग्लोबल, सॉरी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये सर, अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में अगर आपको भी अगर नहीं पता हो, वैसे इसका जो ये मीटिंग थी जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान पर, यहाँ पर मंडपम, भारत मंडपम बना हुआ है, तो वहाँ पर ये चल रही थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी दिल्ली दिल्ली नहीं, इंडिया में हुई है, बाहर हुई है, कौन सी कंट्री में ऐसे नाम दे दिए जाएंगे, या फिर कौन से शहर में इसको आयोजित किया गया, इस टाइप के नाम दिए जा सकते हैं। अब जो एक क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए, ये जो एनवायरनमेंट में जो आर होता है, 3R होता है, उसका क्या मतलब होता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो ये आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए 5R, 5R जो है कंजर्वेशन का है, तो इसमें क्या होना चाहिए। देखिए रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकल, ये जो है ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के जो 5R है उनका मतलब होता है। और जो एनवायरनमेंट को जो रिसाइकिल करना है आपको, मतलब कम से कम एनवायरनमेंट में वेस्ट फैलाना है आपको, तो उसके लिए ये 3R का मतलब मतलब पूछा गया है इन 3R का मतलब, ऐसा नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। तो देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर गए। ये काफी टाइम के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रिया की विजिट के बारे विजिट पर गया था। रशिया के बाद ये सीधा ऑस्ट्रिया गए। तो आपको इनकी उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल क्या है। तो वीना इनकी कैपिटल है, और ये एक जो है और यूरोप की लैंड लॉक कंट्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है लैंड लॉक कंट्री है। देखिए इधर स्लोवाकिया और हंगरी, और ऊपर हो गया चेक रिपब्लिक, और जर्मनी इधर गिरी हुई है, इटली से गिरी हुई है, स्लोवानिया से गिरी हुई है। तो एक ये ऑस्ट्रेलिया की जो सॉरी यूरोप की एक लैंड लॉक कंट्री है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री यूरोप की जो है यूरोप की कंट्री लैंड लॉक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आयोग। अब बात करते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वें नंबर की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी। देखिए ये अबू धाबी यूएई के अंदर हुई थी। तो इसके बारे में आपको पता नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पीछे सॉरी नीचे ये स्ट्रक्चर डाल दिया कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड के जितने भी मेंबर है वो सब यहाँ पर वो करते हैं। फिर उससे नीचे जनरल काउंसिल, फिर ये जो डिस्प्यूट रिलेटेड सेटलमेंट बॉडी होती है, ट्रेड पॉलिसी। तो ये तीन चार बॉडी है इसका, बस आपको जरूरत नहीं इसकी स्ट्रक्चर को तैयार करने की। अब बात करते हैं कि ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। देखिए एडिट एंड पेटल ओ डोनेल अवार्ड किसको मिला है। देखिए ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनको ये अवार्ड मिला है इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये एक आपको कंप्यूटर इंजीनियर है, ये इनका नाम है प्रोफेसर अशोक वीरंग वीरा राघव। इनका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये यूएसए का हाईएस्ट अवार्ड है। अब बात करते हैं कि इस नेशनल साइंस डे के बारे में। देखिए नेशनल साइंस डे हर साल 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जब 2024 आया, तो 2024 को 28 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो थीम थी इस बार वो थी इंडिजीनियस। तो थीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। थीम थी इस बार की 2024 की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, कि भारत की जो बनाई हुई टेक्नोलॉजी है वो भारत को एक डेवलप देश बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारत के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अब आपको लग रहे होंगे कि भारत के अंदर प्रॉब्लम पैसे की, देखिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, भारत के अंदर इनोवेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर भारत की, या फिर भारत सरकार हो, भारत सरकार या इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये देश का मतलब दुर्भाग्य है कि भारत के पास जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे देश के पॉलिटिशियन किस मुद्दे पर बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करते हैं। मैं एक लोग मजाक बनाते हैं। मैं एक उनका मतलब लोकसभा का वो सुन रहा था सेशन। तो उस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो हैं। तो मतलब वो ऐसा वो भाषण दे रहे थे, तो उसके अंदर भाषण में ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो उसको बोल रहे थे अभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कि इस भारत सरकार जो है ग्लोबल वार्मिंग फलाना वार्मिंग उसमें ध्यान दे रही है। और मतलब उनके कहने का मतलब ये कि ये सारी कोई चीज होती नहीं है, बस वो कास्ट के बेसिस पर देश को बांटना चाहते हैं। कहने का मतलब ये। तो देखिए मैं मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारे देश में जानते हो क्या होता है, हमारे देश में बात ये होती है कि हम अपने पार्लियामेंट में बैठकर हिंदू मुस्लिम ये सब बातों पर बात करते हैं, ठीक है। और क्या बात करेंगे, आप आप जो है देश के अंदर कास्ट सेंसस करा दो। अरे भैया पहले से ही सब उसने कांग्रेस ने देश को जो है हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट कर रख दिया है। अब आप जो SC ST OBC के बेस पर बांटोगे, हम देश के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हो। देखो बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब कास्ट उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर देश के अंदर कोई कास्ट सेंसस हो तो उसको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि जो समाजवादी पार्टी और ये जो पॉलिटिशियन है, कांग्रेस है, ये सब देश के जो देश है ना, देश को कास्ट के बेसिस पर बांट देंगे। और ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं। देखो हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो शुरुआत अगर आप देखी जाए तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम जो देश के के बाद मतलब आजाद होने के बाद बता रहा हूँ, कांग्रेस ने बहुत बड़ा इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया इन्होंने। जब देश आजाद हुआ था तो ये काम नहीं होना चाहिए था। कास्ट इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें हिंदू मुसलमानों के बेसिस पर, उसी बेसिस पर फिर जो है ये बीजेपी पार्टी आई। तो बीजेपी पार्टी का कोई बीजेपी पार्टी क्यों आई थी, उसकी मजबूरी थी क्योंकि देश के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। और कांग्रेस ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा था देश को बांटने में। अभी भी बहुत बड़ा, अभी आप देखो तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बस ये जो है हमारे देश में AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपसे कोई के देश इनोवेशन नहीं है, चाहे कितनी बड़ी कंपनियां अदानी की हो या अंबानी की हो, किसी कुछ भी नहीं है इनके पास। देखिए कुछ ही हमारे देश की जो कंपनियां हैं, कुछ ही कंट्री जैसे इंफोसिस हो गई, इनके पास टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज देश के अंदर भाई सच में टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो पार्टी आती है जैसे कांग्रेस रही, मोस्ट ऑफ द टेन्योर जो कांग्रेस का ही रहा है देश को चलाने में, ये सिवाय कास्ट पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम, ये SC है, ये ST है, ये सिवाय जनता की बजाने में कुछ पसंद नहीं रखते। तो इन लोगों को मतलब इन लोगों को डेवलपमेंट नजर नहीं आता, इन लोगों को नजर आता है कास्ट। ठीक है, तो कास्ट बस लेते हैं ये इसलिए, और लोग उनको जिता भी देते हैं। तो हमारे देश में इनोवेशन के नाम पर बाबूजी का घंटा है। तो इनोवेशन नहीं है हमारे देश में। अगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, अब देखिए कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही। शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस मतलब आज हमारे देश की इतनी कम ट्रिलियन GDP और 144 करोड़ पॉपुलेशन है। ये बहुत बड़ी मतलब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को छोट इतने कम पैसों में कैसे सरवाइव कराओगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए। कोई आपके पास इनोवेशन नहीं। अगर आज चाइना अटैक कर दे तो हमारे पास सिवाय बेस्ट यूरोप की कंट्रीज अमेरिका से टेक्नोलॉजी भीख मांगने के सिवा और कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, अभी युद्ध करने का टाइम नहीं है। उसका एक रीजन यही है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं। चाइना बहुत एडवांस है, चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया है। इंडिया के पास घंटा नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर। चाइना AI में आगे चल रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी आगे चल रहा है। इंडिया तो कहीं भी नहीं है। अगर आप इंडिया और चाइना की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। आप समझ रहे हो, हमारे उन वहां पर कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलती है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, आप हम OBC को वोट, हम OBC का कास्ट कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ। ये सब है, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये सब जनता की बजवाने बजाने में लगे हुए हैं और जनता बजवा रही है इनसे। अभी आपने देखा होगा समाज यूपी के अंदर, अभी आज मैं देख ही रहा था खबर कि समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर था, उसने मतलब उस पर रेप
उसने कोई रेप किया है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, उस केस में समाजवादी पार्टी या ये लोग, ये जिसका भी मतलब इसके साथ ये सब कुछ होता है, ये लोग फिर कुछ नहीं बोलते। तो हमारे देश में सिवाय गुंडागर्दी, अगर देखो कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनके जो सिस्टम है उनका गुंडागर्दी से चलता है, जैसे समाजवादी पार्टी है, मतलब खुला खुला उनका गुंडा राज चलता है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो 5 साल के अंदर देश के अंदर पहले गुंडे बनाएगी, गुंडे से फिर वो टेररिस्ट बनेंगे, फिर पाकिस्तान वाला। तो समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस का सिस्टम ये है, कांग्रेस में करप्शन बहुत है, उसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए का करप्शन नहीं लगता है, उसमें हजार हजार करोड़ का करप्शन लगता है। आप समझ रहे हो ना। तो देश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पैसा जाने वाला था वो सब करप्शन के थ्रू, या तो इनका 2 नंबर का पैसा ये घुमाते हैं, मतलब बहुत करप्शन है देश के अंदर। तो इसलिए अभी तक फिलहाल देश के सामने बीजेपी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है देश के डेवलपमेंट के लिए। हालांकि मैं बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो बीजेपी ही एक ऑप्शन। बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट। देखिए, देश के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि जो हम सोलर एनर्जी दिन में यूज करते हैं उसको, अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको यूज वो कर ले, बना ले, तो फिर उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ पर स्टोर की कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक प्लांट बना है इंडिया के अंदर, ये प्लांट आपको पता होना चाहिए, इंडिया का ये फर्स्ट लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। तो ये बना है छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा देखिए, एक आपको पता हो तो ठीक है, अल्जीरिया ने वर्ल्ड की बिगेस्ट, थर्ड बिगेस्ट मॉस्क बनाई है, तो ऐसा पता होना चाहिए। अल्जीरिया के बारे में पता होना चाहिए। अल्जीरिया जो है एक अफ्रीका की कंट्री है और ये लैंड लॉक नहीं है। देखो, क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर बैठकर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस टाइप से करते रहते बच्चे। भैया आपको नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, फिर लेफ्ट राइट अगर आपने तैयारी नहीं करी है। देखिए, अब इसरो का जो एक लॉन्चिंग पैड, दूसरा लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। तो ये लॉन्चिंग पैड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, इसका नाम है कुलशेखर पट्टनम। तो ये जो स्पेस पोर्ट है, मतलब इस पे एक लॉन्चिंग साइट है ये, श्रीहरिकोटा के बाद ये दूसरे नंबर की होगी। मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू फ्रेम करे, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के विद्यार्थी इसको अटेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको मतलब आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो है करंट अफेयर में से सीधे, मैंने करंट अफेयर में से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर तैयार किए। तो इस टाइप के करंट अफेयर में से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में।